चलो मैं क्वेश्चन 2 जो होमवर्क थे वह डिस्कस करता हूं और आप लोग मैच कीजिएगा। आ जाओ जल्दी आ जाओ। एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, ये जो होमवर्क था मैं चेक कर रहा हूं एक बार। एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ऑफ द असेसमेंट ईयर 25-26। मिस्टर, अच्छा नाम बड़ा अच्छा, बलम केम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। अच्छा, केम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड ऑन 30 जून 2018। बोले थे ना 18 कर देने के लिए, एक एक साल बढ़ा देना। आफ्टर स्टेइंग फॉर 3 years in India, he went Germany on 1st July 2021. On 1st April 2022, he again come back to India and stay in India up to 31st July on 2023। थोड़ा पानी देना मेरे को, पानी देना। On 1st August 2023, he went to Denmark at a monthly salary of 28 lakh. He transferred to India on 1st January 2025, joined Delhi office of the same organization and started staying in India since then। मतलब 1 जनवरी 2025 से वो कंटिन्यू इंडिया में है और इसका क्या निकालना है, रेसिडेंशियल स्टेटस। अच्छा एक चीज देखो ना, मिस्टर बलम केम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड ऑन 30 जून 2018, तो मान के चलेंगे फर्स्ट टाइम आया है, इसके पहले ये इंडिया में नहीं था। जब सम्स में कुछ ना बोले तो एज्यूम कर लेना कि ये फर्स्ट टाइम है। क्या कहीं पे लिखा हुआ इसके पहले भी आया था? तो अगर ये जिस दिन इंडिया में आया तो मान लेंगे पहली बार इसी टाइम पे आया था, तो वो फर्स्ट टाइम इंडिया कब आया? 30 जून 2018 को ये फर्स्ट टाइम आया। तो एक चीज मुझे बताओ, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, साथ ही साथ अगर वो रेसिडेंस बन जाता है तो ROR और RNOR दोनों चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 2 चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2, इसका आंसर आया है? इसी का आंसर आया है क्या? कितना आया है, क्या है, रेसिडेंस या नॉन रेसिडेंट है? ROR है। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 2 लिखो तो। क्वेश्चन 2, कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर कलम फॉर द AY फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। यहां पे लिखो ईयर, यहां लिखो नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। क्या चीज? नहीं, पहले आपको नंबर ऑफ डेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर रेसिडेंशियल चेक करना है तो एक काम कर सकते हो, एक काम करना, यहीं पे लिखा देना स्टे इन इंडिया। रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। तो नॉर्मली तुम लोग ना जब ये वाला करना तो कोशिश करना तुम लोग 11 कॉलम बनाने का, क्योंकि 10 साल चेक करते हैं ना। अगर ROR चेक करेंगे तो लास्ट 10 प्रीवियस ईयर और एक करंट प्रीवियस ईयर, तो 10 प्रीवियस ईयर और एक करंट प्रीवियस ईयर। तो अगर इस टाइप को जब सम्स आए ना तो तुम लोग करीबन ऐसे करके 11 लाइन छोड़ देना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेकिन सुनो ना, इसमें 2018 में पहली बार आया है तो अपने को क्या है ना, वहां पे डैश डैट करना पड़ेगा, 10 साल दिखाना कर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हमारा करंट प्रीवियस ईयर क्या है? 2024 और 25 है ना, 2024 और 25। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्या होगा? 23-24, तो डायरेक्टली लिख देंगे 23-24। उसके बाद
22 23, तो 10 साल का कंटिन्यू लिख लो। 22 23, उसके बाद हाँ 21 22 ना, फिर 20 21, 19 20, 18 9, फिर 17 18, 16 17, 15 16, कितना साल हुआ? एक और आएगा 14 और 15। तो ऐसे करके 10 साल लिख लो यहाँ पे। वो फर्स्ट टाइम कब आया? 2018 में आया। तो 18 19 में आया होगा ना, तो इसके पहले यहाँ पे, इसके पहले यहाँ पे डैश डाल दो, 17 18 यहाँ पे डैश डाल दो, यहाँ पे डैश। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कब आया इंडिया में? 18 19 के बीच में आया था, जून, मतलब 18 19 के बीच में आया। तो यहाँ से लेकर के उसके इंडिया में आना जाना लगा हुआ है, लेकिन इसके पहले तो आया नहीं। तो इसके पहले हम क्या कर देंगे? डैश डैश कर देंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब एक काम करते हैं, अपने लोग ना सम्स पढ़ते हैं और उसके हिसाब से काउंट करते हैं। ठीक है, 30 जून को आया। आफ्टर स्टेइंग फॉर 3 years इन इंडिया ही वेंट जर्मनी ऑन 1 जुलाई 2021। तो 30 जून 18 को आया। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आया? तो सुनो ना, इंडिया में फर्स्ट टाइम कब था? एक मैं वर्किंग बना रहा हूं यहाँ पे, वर्किंग नोट। चलो, कब आया? 30 जून को आया। 30 जून 18 को आया। बोलो ना, कब आया? 30 जून 18 को आया। ठीक है, 30 जून 18 को आया। और कितने साल तक फिर रहा है? 3 साल तक रहा है। ठीक है, तो 3 साल तक रहा है ना। तो एक चीज देखो, इसका एंड कब होगा? एंड कब होगा इसका? 31 मार्च 2019। ठीक है, उसके बाद एंड कब होगा इसका? 31 मार्च 2020। ठीक है, तो ये हो गया 1 साल, ये हो गया 1 साल, ये हो गया 2 साल, और ये क्या आएगा तुम्हारा? 3 साल। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान समझना। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर स्टेइंग फॉर 3 इन इंडिया ही वेंट जर्मनी ऑन 1 जुलाई 2021। 2021, अरे 20 लिखा हुआ पर एक बढ़ा देना, 2021। ठीक है, तो एक चीज देखो यहाँ पे, इसका एंड कितना होगा? 31 मार्च 2021। तो 3 साल हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया 1 साल, ये हो गया 2 साल, ये हो गया 3 साल। वो लेफ्ट कब किया इंडिया? वो लेफ्ट कब किया? जब वो लेफ्ट किया, तो मैं रेड पेन से कर रहा हूं, यहां पे उसने इंडिया को लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट इंडिया, इंडिया कब लेफ्ट किया वो? 1 जुलाई ना, 1 जुलाई 2021 को लेफ्ट किया। 1 जुलाई को क्या किया? वो इंडिया को लेफ्ट किया। ठीक है ना? ओके, अब आगे सम्स क्या बोलता है? ऑन 1 अगस्त 2023, ऑन 1 अगस्त, नहीं नहीं नहीं, 1 जुलाई को 1 जुलाई 2021 को लेफ्ट कर दिया। ऑन 1 अप्रैल 2022 ही अगेन कम बैक टू इंडिया। तो कब दोबारा इंडिया में आया? 1 अप्रैल। तो यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे 1 अप्रैल 2022 ना, कम बैक इंडिया, कम बैक इंडिया। ठीक है ना? तो ऐसे लिख लोगे तो क्या होगा, गलती कभी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कम बैक टू इंडिया एंड स्टे इन इंडिया अप टू द 31 जुलाई 2023। ठीक है, तो कब तक था इंडिया में वो? 23, 31 जुलाई 2023। ठीक है, ऑन 1 अगस्त 2023 ही वेंट टू डन। तो एक चीज देखो ना, जुलाई तक वो रहा, लेकिन वो कब चला गया? 1 अगस्त 2023 को चला गया। तो लिखो यहाँ पे, तो जो लेफ्ट से रहेगा मैं रेड से लिखूंगा, उसने फिर इंडिया को लेफ्ट कर दिया 1 अगस्त 2023। उसने फिर इंडिया को लेफ्ट कर दिया 1 अगस्त 2023। ठीक है, आगे देखो, ही वेंट टू डेनमार्क एट मंथली सैलरी इतना, ही ट्रांसफर टू इंडिया, फिर आ गया इंडिया में। वो कब आया इंडिया में? 1 जनवरी 2025, और अभी तक वो इंडिया में ही है। ठीक है, तो देखो ये फिर यहाँ पे डेट में डाल दिया
वो इंडिया में फिर आ गया। वो इंडिया में कब आ गया? क्या था? 1 जनवरी ना। तो 1 जनवरी 2025 को फिर वो कम बैक टू इंडिया। कम बैक। ये डायग्राम बना लो। तो ये डायग्राम से क्या गलती नहीं होगा तुम्हारा, समझ। पूरा चीज यहाँ पे लिख लो। अब इस डायग्राम से क्लियर क्या हो गया? ये इंडिया में फर्स्ट टाइम आया। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यहाँ लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यहाँ लिख देना फर्स्ट टाइम इंडिया। तो ये इंडिया में फर्स्ट टाइम आया और कंटिन्यू यहाँ तक था। इस दिन वो इंडिया छोड़ करके चला गया। फिर वो इस तारीख को इंडिया में दोबारा आया। फिर इस तारीख को छोड़ करके चला गया। फिर इस तारीख को दोबारा आया। पूरा डायग्राम से मैटर क्लियर हो गया। लाइव स्टूडेंट, ये डायग्राम समझ में आया तुम लोग को? ये तो बताओ मेरे को, ये डायग्राम क्लियर हुआ? हेलो, बाकी लोग बताओ। शिवांगी, दबयान, अशरफ, श्रीवंकी, नाकी, वंशिका, बोनी, कौशाली, बाकी लोग बताओ भाई। तब्बीर, सर ठीक है, मैसेज ही कर दो, कोई इशू नहीं। हाँ, मैसेज कर दो। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना आप। चलो एक बार काउंट करें क्या? ये देखो ना, डायग्राम सम से मैच कर रहा है ना। ये जो डायग्राम बना है सम से मैच कर रहा है। तो एक बार एक काम करते, काउंट करते, यहीं पे काउंट कर लेते, ठीक है? तो इस 18-19 में वो कितना दिन रहा, मतलब 18-19 के बीच में यहाँ पे कितना दिन रहा, एक बार काउंट करते। 30 तारीख को आया तो जून में एक दिन पकड़ लेते हैं। अरे 30 तारीख को आया तो जून में एक दिन, ठीक है? तो जून में एक दिन हो गया प्लस, जून में एक दिन हो गया प्लस, ठीक है? कब तक रहा है वो? 31 मार्च तक रहा है। तो जुलाई का 31, जुलाई का 31 कर लो। अगस्त का कितना कर लो? 31। अक्टूबर कितने का है? 30 का ना। उसका नवंबर भी कितने का है? 30 का। फिर दिसंबर कितने का है? 31 का। जनवरी भी कितने का है? 31 का। मार्च कितने का है? अच्छा 18, लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन होगा। अरे फैब ना, फैब। और मार्च भी कितना होगा? 31 का। ऐड करो। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, देख लो ध्यान से। देखो ना, एक दिन था कब? जून में 30 तारीख को आया ना। तो जिस दिन आया वो दिन तो काउंट करेंगे। तो जून का एक दिन हो गया, जुलाई का 31, ठीक है? अच्छा, एग्जाम में तुम लोग ना कैलकुलेटर में कर लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर उठाना और एक एक दिन ऐड करते चल जाना। तो जून का एक दिन 31 जुलाई, 31 31 अगस्त, 30 दिन किसका? अक्टूबर का, 30 दिन नवंबर का, 31 डेज दिसंबर का, 31 आपका होगा जनवरी का, 28 दिन फरवरी का, और 31 डेज आपका मार्च का। कितना दिन हो गया? 275 दिन। लाइव स्टूडेंट 275 आ रहा है क्या? 276 आ रहा है क्या? 275। एक बार काउंट करो सब लोग काउंट करो, ठीक है? जो देख ले भाई, ये जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, अक्टूबर 30 का होता है। ओह, सितंबर छूट गया क्या? अच्छा। अच्छा जुलाई, ये जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 30, अक्टूबर 31। अच्छा, तो एक मैं ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 31। अब ठीक है ना? अब कितना आ रहा है बोलो ऐड करके?
275 आ रहा है, ठीक है चलो। हाँ बोल ना। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। तो 18 कितना, 275 डेज, ठीक है। अच्छा 20-21 में तो पूरा साल था ना, तो इसको क्या मान लेंगे, 365। यहाँ पे 19-20 ना, यही तो 19-20 आ रहा है, 19-20। क्या लीप ईयर था? अच्छा 366 होगा, हाँ लीप ईयर सही बोला। ये भी तो पूरा जाएगा ना, 20-21 365 आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 366, ये लीप ईयर था इसलिए एक दिन बढ़ा दिए। अरे 20 वाला लीप ईयर होता है, 20, 24, 28 ये सब लीप ईयर होता है, ठीक है। अच्छा 21-22 में कितना होगा, 300। अच्छा 18-19 में था, भाई मेरा दिमाग ऐसी काम नहीं कर रहा है आज। 300, अरे कितना था, 200। आज क्लास लेट हो गया ना, माथा में वही चल रहा है। 275 डेज 18-19 में, 19-20 में कितना था, 365, यहाँ पे 305। अब ठीक है ना। अच्छा 21-22 में चेक करो, 21-22 में चेक करो, यही है ना 21-22। तो इस दिन वो इंडिया छोड़ के चला गया, तो यहां से लेकर के यहां तक तो इंडिया में था, बोलो ना। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 1 जुलाई 2021 तक, क्योंकि जिस दिन इंडिया छोड़ गया वो वाला भी दिन काउंट करेंगे। तो एक दिन काउंट करो, अप्रैल का पूरा 30 लिखो ना, अप्रैल का 30, ठीक है, अप्रैल 30, मई का 31, फिर जून का 30, और जुलाई का एक दिन, कितना आ रहा है, 92 डेज। यहाँ पे 92 डेज था। कैसे काउंट किया देखो भैया, इस दिन वो इंडिया छोड़कर चला गया, तो इसके पहले वो इंडिया में था, तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 1 जुलाई 2021 तक वो इंडिया में था। तो ये दिन काउंट करो, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, और जुलाई का एक दिन, कितना आ रहा है, 92 डेज। यहाँ पर लिखो 92 डेज, ठीक है। अब देखो वो इंडिया छोड़कर चला गया, तो रिमेनिंग यहाँ तो था नहीं इंडिया में, फिर वो दोबारा गया मुंह उठा करके। कब आया वो देखो ना, 1 अप्रैल 2022 को आ गया। गया कब, अगस्त में। तो 1 अप्रैल को ही आ गया था, तो पूरा अप्रैल लिखो ना, पूरा अप्रैल 30 दिन, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज। अच्छा अच्छा 23 में, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा 1 अप्रैल दो, अच्छा लेफ्ट कब किया, देखो देखो सम्स में लेफ्ट कब किया, सही लिखे हम, 2023, बढ़ा 23। अच्छा अच्छा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो बढ़िया है, ठीक है ठीक। 1 अप्रैल 2022 से आया, और फिर कब छोड़ा, 1 अगस्त 2023। तो देखो ना 1 अप्रैल 2022 लेकर के 31 मार्च 2023, पूरा एक साल, तो 365 दिन वहां हो गया। तो ये 22-23 से पूरा 365 दिन हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे ईयर एंड हो, यहाँ पे ऊपर में एंड लिख दे रहा हूँ, 31 मार्च 2023, तो ये एंड हो गया। अब 31 मार्च 2023 तक यहां से लेकर पूरे साल भर था वो। फिर वो देखो ना 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 1 अगस्त 2023 तक था। अरे इस दिन छोड़ा था, इसके पहले तो था ना इंडिया में। अब यहां से लेकर के पूरा यहां तक काउंट करो, यहां कौन सा डेट होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 1 अगस्त 2023। तो अप्रैल पूरा ऐड होगा, जून पूरा ऐड होगा, अब मई पूरा ऐड होगा, जून पूरा ऐड होगा, जुलाई पूरा ऐड होगा, अगस्त का एक दिन ऐड होगा, कितना आएगा, 123। नहीं हुआ समझ में, कहाँ दिक्कत आ रहा है बता मेरे को। अरे देखो ना 1 अप्रैल 2022 को आया, और छोड़ के कब गया, 1 अगस्त 2023, ठीक है। ईयर कब एंड होता है, ईयर कब होता है, 31 मार्च को ईयर एंड होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2023, पूरा साल भर 365 दिन।
अब ईयर अगर एंड हो गया तो स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 1 अगस्त 2023 ऐड करो, कितना दिन हो रहा है? पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, अगस्त का एक दिन आ रहा है ना? कितना दिन आ रहा है? 123 दिन आ रहा है। ओके, लाइव स्टूडेंट कोई डाउट हो रहा है क्या यहाँ पे? अच्छा 265, ठीक है। कोई डाउट हो रहा है क्या? बोलो ना एक बार प्लीज। कोई डाउट हो रहा है क्या आप लोग को लाइव स्टूडेंट? ठीक है, अब आ जाओ डायग्राम में, यहाँ पे आ जाओ। फिर उसने इंडिया छोड़ दिया, कब छोड़ दिया? अगस्त को। फिर वो दोबारा आ गया 1 जनवरी 2025 को। तो जनवरी वाला ईयर कब इंड होगा? 1 जनवरी 2025 को आया तो ईयर कब इंड होता है? 31 मार्च 2025 को ईयर इंड होगा। तो जनवरी में आ गया था तो पूरा जनवरी, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और पूरा मार्च, कितना मंथ हो रहा है? 28 दिन फरवरी पकड़ लो। टोटल 90 दिन हो रहा है तो 90 दिन पकड़ लो। अरे पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और पूरा मार्च, कितना दिन हो रहा है? 90 डेज हो रहा है, 90 डेज। कितना रिच? हाँ 20, हाँ हाँ, तो लीप ईयर तो नहीं आएगा 25, नहीं लीप ईयर नहीं आएगा। कितना होगा? 89 डेज होगा, ठीक है। अरे लीप ईयर नहीं होगा 25 वाला, 25 थोड़ी लीप ईयर होगा, 24 वाला लीप ईयर होगा। तो 89 डेज आएगा, चलो ठीक है। अरे 30, सुनो ना, 31 जनवरी, जनवरी का पूरा 31 दिन, फरवरी का 28 दिन और मार्च का 31 दिन, 90, 90 तो आ रहा है। क्या कर रही है तुम लोग? ए भाई 90 होगा। तो 90 डेज ही तो हो रहा है, कटवा के 89 करवा दी। अच्छा ठीक है, अब रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। अच्छा बताओ ना, 24-25 का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करो। हेलो, 24-25 हमारा क्या करंट ईयर ना? तो पहले करंट ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। करंट ईयर में क्या उसने बेसिक कंडीशन 1 को सेटिस्फाई किया? बेसिक कंडीशन 1 क्या बोलता है कि करंट ईयर में एटलीस्ट 182 डेज रहना पड़ेगा, बट ये तो 90 डेज है, तो बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब क्या चेक करेंगे? बेसिक कंडीशन 2। बेसिक कंडीशन 2 क्या बोलता है? करंट ईयर में आपको रहना पड़ेगा एटलीस्ट 60 डेज। ये 60 से क्या है? ज्यादा है। फिर बोलता है एंड, क्या बोलता है फिर? एंड 60 डेज एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो लास्ट 4 प्रीवियस क्या होगा? 1 2 3 4, यही लास्ट 4 प्रीवियस ईयर है ना? इनको ऐड करके क्या 365 दिन आ रहा है? ऑब्वियसली आ रहा है, अकेला ही 365 है वाला, ऊपर भी है, तो ऑब्वियसली 365 दिन से क्या है? ज्यादा है। तो ये भाई साहब क्या हो गए? रेसिडेंट। तो इस ईयर में क्या हो गया? ये रेसिडेंट। ठीक है ना? हेलो, इस ईयर में क्या हो गए? ये रेसिडेंट हो गए। कैसे हो गया? क्योंकि बेसिक कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई करेंगे। तो बेसिक कंडीशन 2 क्या बोलता है? करंट प्रीवियस ईयर में अगर आप 60 डेज से ज्यादा है, यहाँ पे है ये 90 दिन, विच इज मोर देन 60 डेज। ठीक है। फिर बोलता है एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, तो इसको छोड़ करके लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, 1 2 3 4, यही लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। अब लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में मिला जुला करके 365 दिन से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 365 दिन से क्या है? ज्यादा है, तो ये इस ईयर में क्या हो गए? ये रेसिडेंस। अब जब आप रेसिडेंट हो जाते हैं तो फिर ये चेक करना पड़ेगा, अगर आप रेसिडेंट हो जाते हैं तो फिर ये चेक करना पड़ेगा कि आप ROR है या RNOR है। ठीक है। तो अब अगर ROR चेक करना है तो आपको एडिशनल कंडीशन चेक करना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है कि लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 बार आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा, एंड लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में मिला जुला करके 730 दिन से ज्यादा रहना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसका रेसिडेंशियल चेक करेंगे, फिर इसका रेसिडेंशियल चेक करेंगे, फिर इसका, सबका रेसिडेंशियल पहले चेक करो। ठीक है। जब हम लोग 23-24 का रेसिडेंसी चेक करेंगे तो इसी को क्या मान लेंगे? करंट ईयर।
तो करंट ईयर मानो इसको, तो 23-24 हमारा क्या होगा, करंट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल कंडीशन 1 तो होगा नहीं। अब क्या चेक करेंगे, एडिशनल कंडीशन 2। एडिशनल कंडीशन 2 क्या बोलता है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज, यहाँ पे कितना है 123, तो 60 से क्या है ज़्यादा है। ओके, फिर बोलता है लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में, तो इसका लास्ट 4 प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1 2 3 और 4, ये हो गया लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर मिला जुला करके 365 डेज से ज़्यादा, ऑब्वियसली ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे 365 है और यहाँ पे 365 ज़्यादा ही है। यहाँ पे क्या हो गया, रेसिडेंट। अब यहाँ पे चेक कर लो, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ तो रेसिडेंट तो होगा, ऊपर लिख दिया, यहाँ भी क्या हो गया, रेसिडेंस। अच्छा यहाँ भी तो रेसिडेंस होगा, जहाँ पे पूरे साल भर था। अरे जहाँ जहाँ 365 वहाँ तो रेसिडेंट ही है, यहाँ भी तो रेसिडेंट है, यहाँ पे 275 दिन रहा है। बाप रे, इसको इंडिया इतना पसंद आ गया, लगता है उसको तो एक ही वही अच्छा था। क्या 92, अब 92 वाला चेक करते हैं, ये भी तो रेसिडेंट ही होगा, 92 वाला भी तो रेसिडेंट होगा। कैसे, 60 दिन से क्या है ज़्यादा है, मैं इसका चेक कर रहा हूँ, 60 दिन से क्या है ज़्यादा है, और लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में मिला जुला करके 365, तो उससे ज़्यादा ही है, ये भी क्या है रेसिडेंस, ये भी क्या है, कौन सा कौन सा कौन सा, ये वाला, तो 180 दिन से ज़्यादा है, 182 दिन से ज़्यादा है। पहला पहला कंडीशन क्या होता है कि 182 डेज ज़्यादा है, अरे यहाँ पे 275 दिन है ना, तो क्या बोलता है 182 डेज से क्या है ज़्यादा है, तो आप क्या होगा रेसिडेंट। ये कितना दिन था 275, विच इज़ मोर देन 182 डेज, रेसिडेंट हो गया। तो अब आप बताओ, मुझे तो लग रहा है कि ये आर, पहला कंडीशन तो, पहला कंडीशन क्या बोलता है आर का, आर का पहला कंडीशन क्या बोलता है कि लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में आपको 2 बार रेसिडेंट, ये कितना बार रेसिडेंट बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 बार रेसिडेंट बन गया, ये तो 7 बार रेसिडेंट बन गया। और एडिशनल कंडीशन बोलता है कि लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 बार रेसिडेंट बनना है, तो ये तो 7 बार बन गया। फिर बोलता है एंड 7 प्रीवियस ईयर में, मतलब 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज से ज्यादा, तो अब 7 प्रीवियस ईयर निकालना है, करंट ईयर छोड़ो, 7 प्रीवियस ईयर निकालना है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऑब्वियसली 730 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि 366 365 यही मिला के हो, यही तो ज्यादा हो गया 1676। भैया ये क्या है, ROR है, इनको इंडिया का सारा अवार्ड दे दो। तो कंक्लूजन लिखो, देखो मिस्टर बलम है सेटिस्फाइड, अरे बलम ही है, स्पेलिंग प्रिंटिंग बता रहा हूँ, ये सीए इंटर का सम्स है। हाँ, अरे हाँ बता रहा हूँ, वो स्पेलिंग यहाँ पे सीयू वाला क्या करता है ना, सीयू वाला क्या करता है कॉपीराइट केस ना आ जाए, तो एक्चुअली सम्स आया था बलम का, ये क्या कहते बाम कर दिया उसको। अरे बता रहा हूँ ये सीए इंटर का सम्स है, हाँ बोले ना सीए इंटर का सम्स है, वहाँ पे पूरा स्पेलिंग था जो मैं लिखा हूँ ना ये वाला, यहाँ पूरा स्पेलिंग है, सीयू वाला बोला एक तो हटा देते हैं तो कॉपीराइट केस नहीं होगा इसके ऊपर। तो वही है, एक्चुअली हम लोग सीए में सॉल्व करवाए थे तो वो याद है हम लोग को। चलो, हैज सेटिस्फाइड बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन, अच्छा सीयू के हिसाब से बोले मिस्टर बाम। हैज सेटिस्फाइड बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 of the Indian Income Tax Act 1960 1961. Hence, he is a
residence of India. Hence, he is a resident of India. He also satisfied both additional condition. He also satisfied both additional condition mentioned under section 6 subsection 6, comma, hence we can say that Mr. Baum, wow, Mr. Baum will be ROR, है ना? ROR का मतलब रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये कंक्लूजन लिखना पड़ेगा. और एक हाँ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिख देते हैं. ऊपर मैंने लिख ही दिया था ड्यूरिंग द AY 25-26. हाँ 25 ड्यूरिंग द AY 25-26. तो जो मेन लाइन है वो ये वाला है कि उन्होंने सेक्शन 6 बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 को सेटिस्फाई किया, तो वो क्या बन गए? रेसिडेंस ऑफ इंडिया. उन्होंने बोथ एडिशनल कंडीशन को भी क्या किया? सेटिस्फाई किया, जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में है. ये क्या बन गए? ROR इंडिया 25-26 के लिए. ये तुम्हारा मेन लाइन है जो मैंने मार्क किया है. ये और एग्जाम में भी तुमको क्या करना? पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है. मेन चीज को पेंसिल से क्या करना है? अंडर. एग्जामिनर को दिखाना है कि पूरा मत पढ़, जो अंडरलाइन किए है बस वही पढ़. कोई डाउट? बोलो ना, कोई डाउट है क्या इस चैप्टर में? बोलो, ये क्वेश्चन में. ये चैप्टर ना जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने इसमें देश का खेला है. और दिमाग शांत करके, नहीं झगड़ा वगड़ा करके बैठ गया चैप्टर सॉल्व करने, समझा? दिमाग शांत करके चैप्टर फोकस करेगा. क्योंकि देखो, सुनो, क्योंकि तुम्हारा बेसिक्स हो गया. अच्छा, कुछ बेसिक में बचा के रखा हूँ सेम 4 के लिए भी. टैक्स का कुछ और बेसिक है, वो थोड़ा मैं सेम 4 में पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो बेसिक मैंने कवर कर दिया है, रेसिडेंशियल स्टेट कवर कर दिया. अब मेरे को तुम्हारा सिलेबस में पता क्या? 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ाना है. और जैसे ही 5 हेड्स ऑफ इनकम होगा, चैप्टर सिलेबस क्या होगा? खत्म. अब 5 हेड्स ऑफ इनकम में जो सबसे इजी चैप्टर है वो है आपका कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ये सबसे इजी है, ठीक है? थोड़ा सा टफ आएगा हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी के ही इक्विवेलेंट में आता है सैलरी. क्योंकि पता है तुम्हारे यहाँ पे जो सैलरी चैप्टर है ना, तुम्हारे यहाँ पे सैलरी जो चैप्टर है, एक्चुअल में सैलरी चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे ना एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के लोग पूछते रहते. तो सैलरी में पता है हम तुमको अगर 15 तो एंट्री समझा देंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा एक दिन में. सिर्फ 15 एंट्री है. पूरे 10 साल में ना यही 15 एंट्री लोग घुमा घुमा के पूछता है. पर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे. हम लोग मान के चलेंगे कि इससे बेटर भी कुछ आ सकता है. तो सैलरी का ना एटलीस्ट मेरे को लगेगा 2 दिन प्रोविजन समझाने में, 2 दिन लगेगा प्रोविजन, और 2 दिन मुझे लगेगा क्वेश्चन सॉल्व कराने में. 2 दिन का प्रोविजन और 2 दिन का क्वेश्चन. जैसे HRA का कैलकुलेशन में टाइम लगता है, हाउस रेंट अलाउंसेस का कैलकुलेशन टाइम लगता है, ठीक है? फिर एक गाड़ी वाला क्वेश्चन पूछता है, कार वगैरह पूछता है, इसमें हम लोग 1600 सीसी या 1600 सीसी कम है या उससे ज़्यादा, हाँ पूरा वाला क्वेश्चन आता है. फिर 7 ऐसे हैं जो आपके एग्जम्पशन वाले आते हैं. कुछ उसमें अलाउंसेस वगैरह आता है, चिल्ड्रन अलाउंसेस है, टिफिन अलाउंसेस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है. तो ऐसे करके मेरे को 2 दिन लगेगा पूरा प्रोविजन समझाने में, और रिमेनिंग 2 दिन मेरे को लगेगा सम्स में. तो 4 दिन में सैलरी, 4 दिन में हाउस प्रॉपर्टी, 4 दिन में सैलरी और 4 दिन में हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना? 4 दिन लगेगा PGBP. तो सैलरी टैक्स का जो सबसे बड़ा चैप्टर है यही 3 चैप्टर है. अब जो बचा है वो सैलरी बचा हुआ 4 दिन का, हाउस प्रॉपर्टी बचा हुआ 4 दिन का, और तुम्हारा
हाउस होल्ड सैलरी, और पीजीबीपी 4 दिन का, तो 12 दिन ये हो गया। 2 दिन पकड़ लो कैपिटल गेन, क्योंकि तुम्हारा जो कैपिटल गेन आता है वो ईजी आता है। और 2 दिन पकड़ लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो देखा जाए ना 16 क्लास तुम्हारा अब टैक्स का लेंगे और 16 क्लास में सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। एक तुम लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, प्रोविज़न मैं लिखवाऊंगा नहीं, प्रोविज़न मेरा लिखा हुआ है, मैं प्रोविज़न समझा दूंगा। और एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ग्रुप बना रहा हूँ, ध्यान सुनना, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ग्रुप रहेगा, उसमें सिर्फ पेड स्टूडेंट ही ऐड होंगे। और वो चैनल तुम लोग आज लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। उसमें क्या रहेगा, सारे नोट्स मैं उसी में भेजूंगा। उसका फ़ायदा क्या है, नोट्स इजीली डाउनलोड हो जाएगा, प्लस जितने भी नए स्टूडेंट आएंगे अगर उस ग्रुप में ऐड होते जाएंगे तो जो फाइल सेक्शन होता है, देखना वहाँ पे एक फाइल सेक्शन, जैसे अपना मीडिया होता है व्हाट्सअप में, वैसे टेलीग्राम फाइल सेक्शन है। तो फाइल सेक्शन में जाएगा ना तो उसको हर शुरू से लास्ट तक का नोट्स क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। और टेलीग्राम में खुद का सर्वर है, तो तुमको फिर क्या रहेगा कि सर का सारा नोट्स कहाँ पर रहेगा, चैनल में रहेगा, प्राइवेट चैनल रहेगा। तुमको भी अलग से नोट्स मतलब पीडीएफ का झमेला नहीं रहेगा। तो वो चैनल पे ना, जो प्राइवेट चैनल होगा उस पर मैं सारा पीडीएफ भेज दूंगा। और जितना भी मेरा क्लास नोट है, जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा कॉपी में वहीं पे भेज दूंगा। अरे जो मैंने सॉल्व करवाया है ये पूरा का पूरा कॉपी में वहीं भेज दूंगा। तो इन फ्यूचर अगर लेट से तुम बाहर भी हो और तुम्हारे पास कॉपी नहीं है तो चैनल पे जाओगे, मेरा पूरा हाथ का लिखा हुआ रहेगा, वो पीडीएफ डाउनलोड करके जस्ट रिवाइज कर लेना। तो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आएगा, डाउनलोड कर लेना उसमें, ठीक है। 5 दिन तुम्हारा लगेगा वो वाला थ्योरी का, क्या नाम उसका थ्योरी का, कंज्यूमर बिहेवियर 5 दिन, और 3-4 दिन लगेगा तुम्हारा वो क्या ना इकोनॉमिक। तो 16 इसका, 16 पकड़ लो कॉस्ट का, और बाकी 10 दिन पकड़ लो थ्योरी का। तो 50 दिन मैक्सिमम तुम्हारा सेंट क्लास आएगा। उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन चालू करें। 25 नवंबर को मैंने पहला क्लास लिया था, 25 दिसंबर कितना हो गया, 1 मंथ, 25 जनवरी 2 मंथ हो जाएगा। मेरा टारगेट बस यही है कि एटलीस्ट 25 जनवरी तक ना हम लोग का सिलेबस 50% से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। और जैसे ही 25 फरवरी मतलब 3 मंथ हो गया, हमारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए थ्योरी को लेकर। क्योंकि 3 मंथ में अगर सिलेबस पूरा होगा तो नेक्स्ट 1.5-2 मंथ हमको मिलेगा प्रॉपर रिवीजन करने का, और रिवीजन बहुत मैटर करता है। और अभी से हम बता दे रहे हमको इस बार तुम लोग से चाहिए कम से कम 9 SGPA चाहिए, और इसी क्लास से चाहिए मेरे को। तो भाई प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत, हम तुम्हारे लिए मेहनत कर देंगे। तुम लोग मेरे को एटलीस्ट जो क्लास में ऑफलाइन आ रहा है, जिसको मैं अपने आँख से देख रहा हूँ, 8 के ऊपर मार्क्स लाओ और 9 के ऊपर लाओ, जिससे हम, मेरा इसमें स्वार्थ क्या है, हम दबा के मार्केटिंग करेगा और सेंटर स्टूडेंट लाएगा ठीक है अच्छा ठीक है, ये तो मजाक था, नहीं प्लीज़ आप मार्क्स अच्छा लाइए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला सम्स देखो, हेलो क्या क्या करवा चुका हूँ, क्या पहला सम्स हो चुका है, तो क्या क्या करवा चुका हूँ मार्क कर लो, पहले मार्क कर लो क्या क्या हो चुका है। 1 हो चुका है, अच्छा 2 भी हो चुका है, 3 भी हो चुका है। 4 वाला देखो, 4 वाला देखो ना, मिस्टर रॉय, बस एक क्वेश्चन ये वाला देख लो 4 वाला। मिस्टर रॉय अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज एम्प्लॉयड विथ XYZ लिमिटेड ऑफ कोलकाता, ही लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 30 जून 2022। अच्छा फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ा है और जॉब पर्पस के लिए छोड़ा है, फर्स्ट टाइम इंडिया मार्क कर रहा हूं, मैं मार्क कर रहा हूं, वो ही लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 30 जून 2022 फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयर ऑफ ए कंपनी इन USA। मतलब वो जॉब पर्पस के लिए छोड़ा है। तो जो जॉब पर्पस के लिए इंडिया छोड़ते हैं उनका बेसिक कंडीशन 1 चेक करते हैं। अब बेसिक कंडीशन 1 क्या बोलता है कि करंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज रहना ही चाहिए, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट ही कम बैक टू कोलकाता ऑन January 1st 24। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द AY 25-26। आंसर दो इसका, तुम लोग एकदम इजी सम्स है, आंसर दो। वो इंडिया कब छोड़ा, तो हमको किस ईयर का निकालना है, 25-26 का निकालना है ना। तो हमको सिर्फ 25-26 से ही मतलब है, तुम छोड़ के चले गए कोई दिक्कत नहीं है, हमको 2022 से मतलब है, या हमको 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का मतलब है, हमको तो इस तक से मतलब है ना। आप रेसिडेंशियल स्टेटस कब का निकाल रहे हैं, 22 का निकाल रहे हैं या 24-25 का निकाल रहे हैं, बोले ना रेसिडेंशियल स्टेटस कब का निकालेंगे, 24-25 का।
तो आपको 24-25 से ही मतलब है। वो 2022 में इंडिया छोड़ दिया और आया कब वो 1 जनवरी या 25 कर देना, 1 जनवरी 25 कर देना यहाँ पे, यहाँ 1 साल बढ़ा देना, थोड़ा सा मैट में 1 साल बढ़ाना पड़ेगा सब में। 1 जनवरी 2025 को आया, 1 जनवरी 2025 को आया। तो कितना दिन इंडिया में रहा? अब यहां पे दो नोट याद रखना। जिस ईयर में छोड़ के जाते हो ना, उस ईयर में हम लोग चेक करेंगे सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन 1। आप किस ईयर में छोड़ के गए थे? 2022 में। तो जो 22-23 वाला ईयर है ना, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023, ये जो 22-23 वाला फाइनेंशियल ईयर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ चेक करेंगे बेसिक कंडीशन 1। बिकॉज रूल तो यही है कि अगर आप इंडिया छोड़ करके जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, तो बेसिक कंडीशन 1 चेक होगा। सिर्फ किस ईयर में? जिस ईयर में आप छोड़ करके जा रहे हैं। तो आप जा रहे हो 22-23 में। आप कब जा रहे हो? 22-23 में। तो इस ईयर में बेसिक कंडीशन 1 चेक होगा। लेकिन इस ईयर से हमको मतलब ही नहीं है। हमको तो बेसिक कंडीशन, हमको जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है वो निकालना है 24-25। और ये भाई साहब इंडिया वापस कब आए हैं? 1 जनवरी 2025। तो पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और पूरा मार्च क्या इसके पहले थे? तो पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, तो कितना दिन? 90 दिन होगा। 90 दिन। अच्छा 90 दिन हो गया, 24-25 में 90 दिन, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्या चेक करेंगे? दूसरा कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में मिला जुलाकर कितना दिन? 365 दिन। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, चलो ना मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग पहले समझो। 24-25 में कितना दिन था ये? 90 दिन, ठीक है। अब इसका लास्ट 4 प्रीवियस ईयर चेक करो। पहला क्या होगा? 23-24। फिर क्या होगा? 22-23। उसके बाद 21-22। उसके बाद 20, अच्छा 20-21 ना। अच्छा 23-24 में तो इंडिया में था ही नहीं। 22-23 में कब छोड़ के गया? 30 जून। 30 जून को गया ना। तो सुनो कितना दिन इंडिया में था, देखो ध्यान से। अप्रैल था, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून। अप्रैल का 30 दिन, 31 मई और 30 दिन जून का 91। अरे पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा जून, क्योंकि जिस दिन आप छोड़ के जाते हो वो वाला भी दिन काउंट करते हैं। तो पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, कितना दिन हो गया? 91। तो ये हो गया 91 डेज। अच्छा इसके पहले तो इंडिया में था, क्योंकि 30 जून 2022 को पहली बार बाहर गया, फर्स्ट टाइम बाहर गया। देखो ना, फर्स्ट टाइम बाहर गया। तो इस ईयर के पहले, इस ईयर के पहले मतलब 22-23 के पहले क्या था? 21-22 और 20-21। ऑब्वियसली पूरा, ये पूरे साल भर इंडिया में था, यहां भी पूरे साल भर इंडिया में था। यहां पे कितना दिन होगा? 360। ये कितना हो गया? 365। ये हो गया पहला प्रीवियस ईयर, ये हो गया सेकंड प्रीवियस ईयर, ये हो गया थर्ड प्रीवियस ईयर और ये हो गया फोर्थ प्रीवियस ईयर। तो करंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा है और लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन से ज्यादा है। तो ये क्या हो गया? रेसिडेंट। और सुनो ना, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में क्या 2 बार रेसिडेंट नहीं था? अरे भाई लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में वो कम से कम 6 से 7 बार रेसिडेंट होगा। कहाँ कहाँ देखो ना, जहां पे 365 है ये वाला, 21-22 में रेसिडेंट है, 20-21 में रेसिडेंट है, और इसके बाद जितना साल वो इंडिया में रहा है हमेशा क्या रहेगा? रेसिडेंट। और लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में 730 दिन से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये क्या होगा आंसर इसका? आरओ, तो इसका आंसर। कोई डाउट? लिख लो, फटाफट लिख लो इसको। 24-25 में 90 दिन, 23-24 में इंडिया में था ही नहीं वो, 22-23 में था 91 डेज, 21-22 में 365, अच्छा 20-21 में 365, 19-20 में 365, 18-19 में 365। ऑब्वियसली ये क्या है? देश का आरओआर। अरे भाई 2-3 साल के लिए अगर मैं बाहर चला जाऊंगा तो मैं क्या आरओआर नहीं रहूंगा? आरओआर के लिए ना एटलीस्ट आपको 10 साल का डेटा चेक करते हैं। अगर इस देश का आरओआर बनना है तो कितने साल डेटा?
10 साल डेटा चेक करते हैं, स्टार्टिंग का लास्ट फोर चेक करते हैं और 10 साल का डेटा चेक करते हैं। तो आंसर क्या होगा? ROR। 5 हो गया ना, 5 हो गया हम लोग का। 6 भी हो गया है, 6 नहीं हुआ ना, 6 नहीं हुआ है। इसका सोल्यूशन दे दिया हूँ, होमवर्क है, इसका सोल्यूशन दे दिया हूँ, देखो ना सोल्यूशन दिया हुआ इसका। 7 भी हो चुका है, 8 का भी सोल्यूशन दे दिया, होमवर्क है, 8 का सोल्यूशन दे दिया, होमवर्क है। देखो ना, ये तो पूरा सॉल्व, देखो ना सोल्यूशन दिया हुआ है। मिस्टर पॉल, ये रिवीजन करूंगा इसका, क्वेश्चन 9 का रिवीजन। हाँ, ये रिवीजन में इसको बोले ना 2-3 सम छोड़ कर रखा हूँ, रिवीजन कराऊंगा इसका। हाँ, सेम एज ए 3 है ना, लिख दे रहा हूँ, लिखो ना, सेम एज क्वेश्चन 3, सेम एज क्वेश्चन 3। एक काम करना, तुम लोग इसको HW में ट्राई करना, सेम एज क्वेश्चन 3 है, ठीक है। क्वेश्चन 10 का ऑलरेडी देखो करवा चुका हूँ, ये भी डन है। ये सेम एज 2 होगा, देखो ना फर्स्ट टाइम आया ना, तो सेम एज 3 है ना, ये लिख लो, सेम एज 3, सेम एज क्वेश्चन 3। तो देखना, अच्छा अगर आपसे होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं रिवीजन में कवर करा दूंगा। सेम एज क्वेश्चन 3 है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, आप ना क्वेश्चन 2, मैट का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 इतना अच्छे से सॉल्व कर लीजिए कि आपका इसके बाद सारा सम्स हो जाएगा। क्वेश्चन सुनो ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, रेजिडेंशियल स्टेटस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे इंडेक्स है ना, अरे तुम्हारा इंडेक्स है, जो इंडेक्स के सामने लिख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख लो क्वेश्चन 2, 3 और 4। यही 3 क्वेश्चन सॉल्व करके चल जाना, एग्जाम में काम हो जाएगा, 10 नंबर सिक्योर। अरे भाई सब ये पेपर है, हाँ वो तो सेम 4 में आएगा।